वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफपीएल का जो आपका थर्ड यूनिट है कंट्रोल फ्लो। तो उस यूनिट के बारे में हम देख लेते हैं। पहले इस यूनिट में हमें क्या देखना है वो सब सिलेबस हम देख लेते हैं पहले। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक होता है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग और दूसरा है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। ओके, तो अभी ब्रांचिंग एंड लूपिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो सब हम आगे के स्लाइड्स में देखने वाले। तो ब्रांचिंग में हमें स्टडी करना है अबाउट सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। और हमें डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग में सीखना है व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल, फॉर स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो बेसिकली हमें अभी इस यूनिट में देखना क्या है, तो हमें यहाँ पे जब कोई कंडीशन आपके प्रोग्राम में आपको पुटअप करनी है तो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो क्या करना है, नहीं होती है तो क्या करना है। तो जहां पे भी देखिए एवरीडे लाइफ में बहुत बार ऐसा आता है कि हमें कोई डिसीजन के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, कोई तो भी चॉइस सिलेक्ट करनी पड़ती है, बराबर। तो वो डिसीजन मेकिंग कैसे करना है जब आप सी प्रोग्रामिंग में जाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जहां पे हमें डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे हमें इन सब स्टेटमेंट्स का क्या करना है, यूज करना है। तो वो सब हम इस लेसन में या फिर इस यूनिट में हम देखने वाले। तो फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स? सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर, तो जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे हमें दो डिसीजन कंट्रोल फ्लो के बारे में देखना है। एक है डिसीजन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और दूसरा है लूप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। डिसीजन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको एक कंडीशन दिया जाएगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है या तो फिर फॉल्स है, then the decision structure may skip the execution of entire block of a statement or even execute one block of a statement instead of other। तो अभी इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ डेफिनेशन को आपको, अगर एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेशन क्या लिखना है उसके बारे में दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज करते तब हम क्या करते हैं, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के रिलेटेड जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो कंप्लीट होगा। अगर आपका डिसीजन अगर फॉल्स आ रहा है, कोई कंडीशन अगर आपकी फॉल्स आ रही है तो ट्रू वाली कंडीशन कोई भी या ट्रू वाले जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी कोड ऑफ ब्लॉक है वो क्या होगा, स्किप होगा। और आपके फॉल्स वाले जो भी स्टेटमेंट्स है या फॉल्स कंडीशन के रिलेटेड जो भी कोड है वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम थोड़ा सा प्रोग्राम्स के साथ देखेंगे। फिर हमें लूप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या देखना है कि दिस इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम। तो अभी इसमें और इसमें क्या फर्क है कि लूप में हमें क्या करना है, सेम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करना है। रिपीट क्यों करना है, जब तक आपकी एक कंडीशन आप जब पुटअप करोगे वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी वो कंडीशन रिलेटेड होंगे वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। कब तक एग्जीक्यूट होंगे, जब तक वो कंडीशन क्या है, ट्रू है। वंस आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इट कम्स आउट ऑफ द लूप। तो वो है हमारा लूप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम कुछ एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें करना है, तो इसी को बोला जाता है लूप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो अभी यहाँ पे हमें फॉर व्हाइल लूप के बारे में देखना है, तो ये सब हम आगे देखते हैं। इसको हम इटरेशन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। रिपीटेशन करना मतलब क्या, इटरेशन करना, मल्टीपल टाइम एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ्लो चार्ट जैसा मैंने बनाया है। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, जो हम लूप के पहले जो ब्रांचिंग वाला पार्ट देखने वाले, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है। अगर आपकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या वो ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। इसका मतलब क्या है, एट अ टाइम एक तो आपकी कंडीशन आइदर ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो ट्रू वाला ही एग्जीक्यूट होगा, वहां पे फॉल्स वाला पार्ट क्या होगा, स्किप होगा। और अगर फॉल्स वाली कंडीशन अगर आती है तो सिर्फ फॉल्स वाला ही एग्जीक्यूट होगा, ट्रू वाली जो भी स्टेटमेंट्स है वो क्या होगी, आपकी स्किप हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं कि स्किप होना। स्किप होना मतलब क्या, वो ब्लॉक ऑफ कोड वहां पे क्या नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं।
तो डिसीजन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिलेक्शन और कंडीशनल ब्रांचिंग, और दूसरा होता है बेसिक लूप स्ट्रक्चर और इटरेटिव स्टेटमेंट्स, और उसी को हम बोलते हैं रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है हमारा सिलेक्शन या तो कंडीशनल ब्रांचिंग, और दूसरा है हमारा बेसिक लूप स्ट्रक्चर या तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है? ब्रांचिंग में हमें सीखना है अबाउट इफ, नेस्टेड इफ, फिर इसी में हमें सीखना है इफ एल्स और इफ एल्स इफ, इसके बारे में सीखना है। और लूप में हमें दो लूप्स के बारे में देखना है, इनिशियली, व्हाइल और फॉर लूप के बारे में। तो अभी हम डिसीजन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिसीजन मेकिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बोला, जो भी आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करने के लिए कोई प्रोग्राम लिखना है, तो वहां पे आपको बहुत बार ऐसे सिचुएशन आएगी जहां पे आपको कंडीशन स्टेटमेंट लिखने की क्या होगी, जरूरत होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एक प्रोग्राम लिया जहां पे, या फिर हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जहां पे हमें क्या करना है कि अगर कोई व्यक्ति का अगर एज 18 अबव है तो वो वोट कर सकता है, अगर 18 के बिलो है तो वो वोटिंग के लिए क्या नहीं, उसको अलाउड नहीं है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 18 के अबव है देन ओनली ही कैन वोट। तो यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है 18 अबव है या 18 बिलो है। तो यहाँ पे हमें इन सब स्ट्रक्चर्स का क्या करना होगा, यूज करना होगा। So as the name implies, decision making allows us to run a particular block of code for a particular decision. तो particular decision के लिए क्या होगा, वो particular block of code क्या होगा, आपका execute होगा। So here the decisions are made on validity of particular condition. Validity मतलब क्या, आपकी डिसीजन या फिर आपकी जो भी कंडीशन है वो ट्रू आ रही है या फिर फॉल्स आ रही है। सो कंडीशन चेकिंग इज द बैकबोन ऑफ डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। A condition checking is a must, then only we are going to follow these structures. तो यहाँ पे decision checking करना, it is the backbone of this decision making. So in C, decision making is performed by following statements. तो अभी हम फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे जो कि है हमारा if statement. तो अभी if statement का अगर आप डिस्क्रिप्शन देखते हो तो उसमें क्या दिया है कि if statement is used to test a specific condition. If the condition is true, a block of code, that is if block will be executed. तो if का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई कंडीशन उसके अंदर लिख रहे हो, अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है, तो if के नीचे जो भी कर्ली ब्रेसेस में हम जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे if स्टेटमेंट का यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना है। अगर आपकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अदर कोई भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन एंड इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ इफ ब्लॉक। द कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट कैन बी एनी वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो मैंने लास्ट यूनिट में आपके साथ लॉजिकल एक्सप्रेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपकी जो भी कंडीशन आप यहाँ पे पुटअप कर रहे हो, इट शुड बी अ वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो अभी इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, इफ का सिंटैक्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है इफ, और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन को पुटअप करना है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो भी आप इफ के यहाँ पे लिखोगे वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होंगे, आपके एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने हमारी जो फाइल्स है, हेडर फाइल्स है, इनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मेन फंक्शन वॉइड में, फिर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जहाँ पे हम लिख रहे हैं इंट मार्क्स, मार्क्स हमारा वेरिएबल है। फिर प्रिंटफ में हम यूजर को बोल रहे हैं एंटर द नंबर, तो यूजर क्या करेगा, जो नंबर उसको रिक्वायर्ड है वो एंटर करेगा। अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर इफ में हम एक कंडीशन पुटअप कर रहे हैं मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 250, अगर आप मार्क्स 250 के बिलो अगर पुटअप करते हो, जैसे कि मैंने सपोज पुटअप किया 245, तो क्या होगा, ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगा, बराबर। तो अगर कंडीशन आपकी यहाँ पे फॉल्स होती है तो प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट नहीं होगा
और आपका प्रोग्राम जो भी है एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ अगर कंडीशन ट्रू है तो ही वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर नहीं है देन प्रोग्राम स्टॉप्स वर्किंग, इट डू नॉट शो यू एनी आउटपुट। फिर यहाँ पे वैसा ही हमने एक सेकंड एग्जांपल लिया है, हमने हमारे फाइल्स को इंक्लूड किया है। फिर void main में हमने एक वेरिएबल को लिया है int n, हम यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर एनी नंबर, वी आर टेकिंग दैट नंबर इन n। देन अगर यहाँ पे इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 printf एंटर्ड नंबर इज व्हाट, पॉजिटिव। तो अगर आप कोई भी नंबर एंटर कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 एंटर किया है, तो एंटर्ड नंबर इज व्हाट, पॉजिटिव। अगर कोई यूजर बिलो 0 अगर कोई नंबर पुटअप करता है, मतलब जैसे कि उसने पुटअप किया यहाँ पे -1 या -2, फिर क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा आपको नहीं, यहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा अगर आपकी इफ की कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। तो अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट में किया, वहां पे हमने क्या किया, इफ एल्स स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट आल्सो प्रोवाइड अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर अ फॉल्स केस। जैसे कि अबव केस में क्या था, इफ में क्या था, इट वॉज प्रोवाइडिंग यू ओनली द ट्रू कंडीशन, मतलब ट्रू है तो ही वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपकी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स होने के बाद क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉल्स केस के लिए क्या लिया है, हमने एल्स वाला पार्ट लिया है। तो यहाँ पे फॉल्स कंडीशन चेक होने के बाद क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सो इफ द कंडीशन प्रोवाइडेड इन द इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम देख लेते हैं, पहले इसका सिंटैक्स वो सब देख लेते हैं हम। आप देख सकते हो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन को दिया, यहाँ पे अगर आपकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन एल्स ब्लॉक कंबाइंड विद द इफ स्टेटमेंट, मतलब इफ के साथ हम यहाँ पे किसकी हेल्प ले रही है, फॉल्स के लिए हम एल्स की हेल्प ले रहे हैं। Then which executed in false case of a condition, if the condition is true then if block is executed, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो else block is executed। तो सिंटैक्स देख लेते हैं यहाँ पे, if condition is true block of if statements will be executed, अगर यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स होती है then else में क्या होगा, another block of statement is executed, जिसको हम क्या बोलते हैं, else block बोलते हैं। तो इसके रिलेटेड एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपके साथ ये प्रोग्राम डिस्कस किया है, हमने सिर्फ शॉर्ट में देखा था, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू फॉर अ वोट और नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे फाइल्स को इंक्लूड किया है, फिर इंट हमारा जो मेन फंक्शन है इंट मेन वो यहाँ पे हमने लिया है। फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम एज ले रहे हैं, एज इज अवर वेरिएबल, printf enter your age, तो यूजर क्या करेगा, एज एंटर करेगा। scanf में हम वो एज को ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हम चेक करें इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमारा अगर एज 18 है या 18 से अबाउ है तो क्या प्रिंट होगा, यू आर एलिजिबल फॉर अ वोटिंग। एल्स अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप एज 18 के बिलो एंटर करते हो, सपोज मैंने एंटर किया 14, तो क्या होगा, 14 इज नॉट ग्रेटर देन 18 बराबर, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स केस में क्या होगा, वो एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स में क्या करेगा, एग्जीक्यूट printf you are not eligible for voting, और फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या होगा, एंड होगा। मतलब इफ एल्स में क्या हो रहा है, ट्रू के लिए अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सो ये था हमारा इफ एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। और एक एग्जांपल हम इफ एल्स का देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिया है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर एंड स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें दो नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, वो हमें चेक करना है। तो सेम वे हमने हमारी फाइल को इंक्लूड किया है, हेडर फाइल को। फिर इंट मेन में हमने एक वेरिएबल लिया है n, एंटर द नंबर, उसको हमने n में लिया है। फिर अभी यहाँ पे हम चेक करें, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 10, अगर आपका एंटर्ड नंबर लेस है या फिर इक्वल टू 10 है
तो आप प्रिंट करोगे नंबर इज स्मॉलर देन 10। एल्स हम क्या लिखेंगे, नंबर इज ग्रेटर देन 10। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप कोई भी नंबर लेस 10 के बिलो एंटर करते हो तो वो प्रिंट करेगा स्मॉलर देन 10। अगर आप 10 के अबव कोई नंबर एंटर करते हो तो वो क्या करेगा, एल्स वाला पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। तो इफ एल्स हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स में क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ में हमें क्या देखना है, यहाँ पे हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं नेस्टेड इफ का। तो नेस्टेड इफ देख लेते हैं। नेस्टेड इफ में क्या है, यू कैन हैव इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, आपको एक इफ स्टेटमेंट लेना है, उसके नीचे ही वापस आपको इफ स्टेटमेंट लेना है, तो उसको बोला जाता है नेस्टेड इफ। सो दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एनी नंबर ऑफ दिस स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड इनसाइड वन अनदर। मतलब आप कितने भी मल्टीपल स्टेटमेंट आप इफ में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो इंडेंटेशन इज द ओनली वे टू फिगर आउट द लेवल ऑफ नेस्टिंग। अभी इंडेंटेशन का मतलब समझ लो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो भी इफ यहाँ पे सिंटैक्स लिया है, तो आप देख सकते हो ये इफ लिया है और फिर बाद में थोड़ा सा स्पेस देके बाद में मैंने इफ को लिखा है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैंने मल्टीपल कितने कंडीशंस यहाँ पे मैंने लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इफ लेना है, जो भी हमारी कंडीशन है वो पुटअप करनी है, वापस मैंने इफ लिया है, वापस मैंने कंडीशन लिए, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स, इफ के रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसी के रिलेटेड हम और एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग अ नेस्टेड इफ, प्रिंट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज की सैलरी को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे दो फाइल्स को इंक्लूड किया है, stdi और conio, ये हमारी हेडर फाइल्स है। फिर मैंने void main फंक्शन लिया है, फिर मैंने दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए, एज और सैलरी। अभी मैं यूजर को बोल रही हूँ कि एंटर द एज एंड सैलरी। ओके, तो यूजर दो वैल्यूज एंटर करेगा, एक तो उसकी एज होगी और दूसरा होगा उसकी सैलरी। फिर हमें वही एज और सैलरी जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, वहां पे हम इन वैल्यूज को ले लेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो इफ स्टेटमेंट्स का यहाँ पे यूज किया है। पहले मैं चेक कर रही हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 50, फिर मैं नीचे वापस चेक कर रही हूँ इफ सैलरी इज लेस देन 60,000। तो अभी यहाँ पे आपको समझना है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एज को भी चेक कर रहे हैं और सैलरी को भी चेक कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू को एंटर किया, सपोज मैंने यहाँ पे एज को एंटर किया ग्रेटर देन 50, तो हमारा एज कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 50। सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया 54, फिर एज मैंने यहाँ पे एंटर किया 54, फिर सैलरी हमारी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 60,000। तो लेस देन 60,000 सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किए सपोज 20,000। ओके, तो मेरा एज है यहाँ पे 54, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। फिर मैंने सैलरी को एंटर किया है लेस देन 60,000, तो मैंने 20,000 लिया है, तो ये भी हमारी, मतलब ये दोनों कंडीशन फिलहाल के लिए क्या है, हमारी ट्रू है। तो फिर क्या होगा, एग्जीक्यूशन यहाँ पे जाएगा, फिर वो सैलरी कैलकुलेट करेगा, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 10,000। तो हमने सैलरी जो भी लिए, तो सैलरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पे यूजर ने जो सैलरी एंटर की थी वो थी 20,000, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 20,000 प्लस यहाँ पे हम 10,000 उसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे होगा, ये आंसर क्या होगा आपका, ये होगा 30,000। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों कंडीशन जब ट्रू थे तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या हुआ, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन जहां पे हमने एज को अबाउ 50 लिया और सैलरी को लेस देन 60,000 लिया। अभी हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। अभी सेकंड में हम एंटर करेंगे, एज को हम एंटर करेंगे यहाँ पे। अभी एज को हम ग्रेटर देन 50 रखते हैं, तो मैंने एज को यहाँ पे लिया है, एज आई विल टेक इट एज 54। अभी मेरी जो सैलरी है जो मुझे कितनी होनी चाहिए, लेस देन 60,000 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं सपोज यूजर अगर सैलरी को एंटर करता है यहाँ पे सपोज 64,000, मतलब यूजर ने क्या किया है, सैलरी को ग्रेटर देन 60,000 लिया है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे फॉल्स हो रही है। मतलब यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा क्या आपका, नहीं होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है।
फिर बाद में क्या होगा, एग्जीक्यूशन ये नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन ये एल्स पार्ट में आएगा, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, फिर सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 5000, मतलब हमारी सैलरी क्या होगी इस कंडीशन में, सैलरी होगी 64,000 प्लस 5,000, सो ये होगी आपकी 69,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन ट्रू थी लेकिन ये वाली कंडीशन क्या थी आपकी, फॉल्स थी, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा, दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेड, देन द इट कैलकुलेटेड व्हाट, हियर द सैलरी, द एल्स पार्ट इट इज टेकन, सो यहाँ पे एल्स पार्ट होगा सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000। तो ये एल्स वाला पार्ट किसका था, इसका था, क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हुआ हमारा, एग्जीक्यूट हुआ। अभी हम थर्ड कंडीशन के लिए जाते, तो अभी थर्ड में हम क्या करेंगे, एज को अभी हम बिलो 50 ले लेंगे, तो हमारा अभी यहाँ पे हम एज सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सपोज यूजर इज एंटरिंग द एज एज व्हाट, यूजर इज एंटरिंग द एज एज सपोज 45, ओके, तो आप देख सकते हो अभी एज शुड बी ग्रेटर देन 50, लेकिन यूजर ने कितना एंटर किया है 45, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, सैलरी इज लेस देन 60,000, तो सैलरी हम सपोज एंटर करते हैं यहाँ पे, लेस देन 60,000 नहीं करते हम, उससे थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, सपोज सैलरी हम यहाँ पे ले रहे हैं 64,000, मतलब हमारी ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, मतलब ये दोनों भी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। फिर अभी ये भी नहीं, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला इफ ये हमारा फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर ये कहाँ पे जाएगा, ये नीचे वाले पार्ट में जाएगा, जहां पे हम यहाँ पे एल्स वाला पार्ट होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एज लिया था, हमने यहाँ पे एज लिया था हमारा 45, जो कि लेस देन, सॉरी इट इज लेस देन 50, और हमारी सैलरी भी हमने सिलेक्ट की थी यहाँ पे 64, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 60,000, तो दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला जो आपका एल्स पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे आएगा आपका सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 3,000, मतलब यहाँ पे सैलरी कितनी होगी आपकी 64,000 प्लस 3,000, यानी वो होगी आपकी 67,000। तो जैसे कि आप देख सकते हो नेस्टेड इफ में क्या होता है, नेस्टेड इफ में आपके ये दोनों भी कंडीशन यहाँ पे हमें चेक करनी है, दोनों भी, ये वाली भी और ये वाली भी। अगर ये ट्रू होती है और ये भी ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स आ रही है तो वो कहाँ पे जाएगा, इस वाले पार्ट में जाएगा। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं, अगर वो ट्रू आती है तो ही वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। अभी हम देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, द इफ एल्स स्टेटमेंट enables us to check multiple condition and execute a specific block of statements depending upon the true condition among them। तो यहाँ पे हम मल्टीपल इफ एल्स का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। We can have any number of if else statements in our program depending on our need. However, else if is optional. The else if statements works like a if else if ladder statements in C and it must be succeeded by an if statement। तो इसको एक प्रोग्राम से हम समझ लेते हैं, पहले इसका सिंटैक्स और वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन, हम मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे ले रहे हैं और मल्टीपल कंडीशंस को चेक करके फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट्स में यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इफ एक्सप्रेशन होगा, उसके रिलेटेड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ। तो ये समझ लो यहाँ पे जो हमने पहला वाला जो नेस्टेड इफ वाला प्रोग्राम देखा, तो नेस्टेड इफ में क्या था, इफ के बाद जो भी कंडीशन था वो चेक हो रहा था, वापस इफ के बाद दूसरा कंडीशन था वो चेक हो रहा था। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे इफ के बाद वो एक स्टेटमेंट्स को इफ की कंडीशन चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में जाके वापस हम कंडीशन को पुटअप कर रहे हैं। वहां पे हमने एल्स में कोई भी कंडीशन को पुटअप नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एल्स के बाद वापस इफ लिख रहे हैं और वापस कंडीशन को चेक कर रहे हैं। वापस हम एल्स में जा रहे हैं, वापस इफ में कंडीशन चेक कर रहे हैं और फिर एल्स ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसका एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, फिर हमारा मेन फंक्शन है void main।
फिर यहाँ पे हम सैलरी और टैक्स, सैलरी हमने इंट में लिया है और टैक्स को हमने फ्लोट में लिया है। फिर हम यूजर का बोल रहे हैं एंटर द सैलरी, तो यूजर सैलरी को एंटर करेगा। यहाँ पे फिर हम देखेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, इफ सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 10,000, अगर आपकी सैलरी 10,000 से क्या है, कम है या तो फिर 10,000 है, तो वो प्रिंट करेगा देयर इज नो टैक्स। एल्स इफ, अगर कोई यूजर 10,000 के अबाउट सैलरी एंटर कर रहा है, मतलब उसने सपोज एंटर किया 15,000, तो 15,000 के लिए क्या होगा, एल्स इफ, यहाँ पे अभी वापस चेक करेगा, सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है बराबर, क्योंकि हमने 15,000 लिया है। वापस यहाँ पे हम एक लॉजिकल एंडिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। यूनिट 2 में हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, वहां पे हमने इस ऑपरेटर के बारे में सीखा था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो कंडीशंस को अभी मल्टीपल चेक कर रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं अगर सैलरी आपकी 10,000 से ज्यादा है एंड सैलरी अगर लेस देन और इक्वल टू 20,000 है, मतलब यहाँ पे हम रेंज डिसाइड कर रहे हैं, सैलरी आपकी 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए और इट शुड बी टिल 20,000। तो अगर ये होता है तो वो टैक्स कैलकुलेशन, ये तो कैलकुलेशन है, टैक्स विल बी 0.10 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी, और फिर हम टैक्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। वापस हम नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं, एल्स इफ में हम चेक कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है और लेस देन 30,000 है या फिर इक्वल टू 30,000 है, मतलब हमारी ये थर्ड रेंज हम यहाँ पे ले रहे हैं जो कि है 20,000 टू 30,000, तो उस केस में टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, 0.20 इंटू सैलरी, और फिर हम टैक्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। और फिर लास्ट में अगर आपकी सैलरी 30,000 अबाउ है तो फिर हम एल्स पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, जहां पे हम सैलरी को 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर टैक्स को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम रेंज को डिसाइड कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी बिलो 10,000 है, बिलो 10,000 है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं होगा, देयर विल बी नो टैक्स। अगर आपकी सैलरी 10,000 के अबाउ है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 11,000 टू 20,000 है, तो हम दूसरा टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर थर्ड केस में हम चेक कर रहे हैं कि अगर आपकी सैलरी 21,000 टू 30,000 है तो उसके लिए हम टैक्स डिफरेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर आपकी सैलरी 30,000 अबाउ है तो वो कितनी भी अमाउंट होने दीजिए, सो इफ इट इज अबाउ द 30,000 देन द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड डिफरेंटली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं, अगर ये ट्रू नहीं है तो वापस हम यहाँ पे जा रहे हैं, इसको देख रहे हैं, अगर ये भी ट्रू नहीं तो फिर वापस हम यहाँ पे जा रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, अगर ये भी ट्रू नहीं तो वापस हम यहाँ पे जा रहे हैं, और फिर यहाँ का जो भी कोड आपका होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इफ एल्स का यूज करके बहुत सारी कंडीशंस को चेक करके फिर फाइनली हम वो ब्लॉक ऑफ पर्टिकुलर कोड क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये था हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो अभी स्विच स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। स्विच में क्या होता है, इन सी प्रोग्रामिंग स्विच स्टेटमेंट अलाउज यू टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स टू एग्जीक्यूट। इसका मतलब क्या, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शन में से आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो, तो वहां पे हमें स्विच स्टेटमेंट्स का क्या करना है, यूज करना है। सो इट इवैल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन, मैचेस इट्स वैल्यू विद द केस लेबल। यहाँ पे हमें कुछ केस, हम एक प्रोग्राम से इस सबको देखने वाले हैं, and execute a corresponding block of code. If no match is found, optional default case can be used to execute a block of code when no case matches with the expression. मतलब आपकी कोई भी केस अगर मैच नहीं हो रही है तो डिफॉल्ट वाली केस क्या होती है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। तो इसको एक प्रोग्राम से हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है कि आपको स्विच में एक एक्सप्रेशन को लिखना है, फिर आपको केस कांस्टेंट 1 यहाँ पे कुछ कोड ऑफ ब्लॉक आपको लेना है, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करना है, फिर सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ऐसे बहुत सारे, और ये हमारा डिफॉल्ट वाला केस है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज अ वैल्यू टू बी कंपेयर्ड विद द केसेस। जो भी वैल्यू एक्सप्रेशन में आप लिखोगे वो वैल्यू की जो भी आंसर आएगी वो आंसर केस के साथ क्या होगी, मैच होगी, और उसके पर्टिकुलर केस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फिर केस कांस्टेंट क्या होता है, दिस आर पॉसिबल वैल्यू दैट एक्सप्रेशन कैन मैच। फिर ब्रेक होता है, अभी यहाँ पे ब्रेक हमने यूज किया है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे this statement is used to exit the switch block once a match is found and the associated code is executed। तो ब्रेक में क्या होता है, आपका प्रोग्राम वहां पे ही स्टॉप हो जाता है। अगर आपकी कोई भी केस अगर मैच होती है तो उसके रिलेटेड कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और रेस्ट ऑफ द केसेस कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और स्टेटमेंट वहां पे ब्रेक की यूज करके आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम वहां पे स्टॉप कर सकते हो।
और डिफॉल्ट में क्या होता है, ये ऑप्शनल है, इफ नन ऑफ केस वैल्यू मैचेस देन कोड इन द डिफॉल्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसको एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने हमारी फाइल को इंक्लूड किया है। फिर इंट मेन में हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर डे इज इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ पे वैल्यू को ऑलरेडी ले लिया है, डे की वैल्यू हमने 3 कंसिडर की है। अगर आपको चाहिए तो आप यूजर को बोल सकते हो कि एंटर द डे नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमारे जो 7 डेज होते हैं, हमारे वीक में जो 7 डेज होते हैं वो 7 डेज को हमने यहाँ पे लिया है। अगर यूजर एंटर करता है डे इक्वल टू 2 तो सेकेंड डे हमारा कौन सा होता है वीक का, जो कि होता है ट्यूसडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने केसेस बनाए कि केस 1 में मैं ले रही हूँ, यहाँ पे केस 1 होगी तो वो मंडे होगा, 2 होगी तो ट्यूसडे, 3 होगी तो वेडनेसडे, 4 होगा तो थर्सडे, 5 होगा तो फ्राइडे, 6 होगा तो सैटरडे, और अगर 7 अगर होगा तो संडे। इसका मतलब क्या है, अगर यूजर 1 वैल्यू एंटर करता है तो इट शुड शो अ आउटपुट एज अ मंडे, अगर 2 एंटर करता है तो ट्यूसडे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो केस की वैल्यू मैच हो रही है वही क्या होगा, प्रिंट होगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल नॉट बी प्रिंटेड। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू ली है डे इक्वल टू 3, इसलिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी या कौन सा डे प्रिंट होगा यहाँ पे, तो इट विल प्रिंट द आंसर एज व्हाट, वेडनेसडे। तो इस तरह आप अब देख सकते हो यहाँ पे डिफॉल्ट में हमने लिया प्रिंट एफ इनवैलिड डे। अगर यूजर एंटर करता है 10 नंबर एंटर करता है तो 10 डेज हमारे होते ही नहीं, एक वीक में 7 ही दिन होती है, तो 7 दिन के रिलेटेड हमने केसेस ले लिए। लेकिन अगर इनको छोड़ के कोई एंटर करता है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डिफॉल्ट में इनवैलिड डे। तो इस तरह से आपका स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। नाउ विल सी अबाउट द गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू क्या होता है, गो टू स्टेटमेंट इज नोन एज अ जंप स्टेटमेंट, इसको सी में जंप भी बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, गो टू इज यूज्ड टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू अ प्री डिफाइंड लेबल। तो यहाँ पे हमें एक लेबल को डिफाइन करना है, और क्या होगा, अब जब यहाँ पे गो टू लिखते हो तो गो टू मतलब कहाँ पे जाना है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमें कहाँ पे जंप करना है, तो उसके लिए हमें गो टू स्टेटमेंट्स का यूज करना होता है। सो द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ अ कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। आप क्या कर सकते हो, एक कंडीशन अगर ट्रू है उसके लिए वो पार्ट ऑफ कोड क्या कर सकते हो, अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक द मल्टीपल लूप्स विच कैंट बी डन बाय यूजिंग अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट। हाउएवर गो टू जो होता है वो मोस्टली अवॉइड करते हैं, क्योंकि इट मेक्स द प्रोग्राम लेस रीडेबल एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो इसकी वजह से थोड़े से प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो गो टू स्टेटमेंट मोस्टली कुछ प्रोग्रामर्स इनको यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें आपका जो टेबल होता है तो मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे 10 का टेबल यहाँ पे प्रिंट किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंट नम हमने एक वेरिएबल लिया है, आई को हमने वैल्यू असाइन कर दी है 1। हम यूजर को बोल रहे हैं एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट। तो हमें यूजर को पूछना है कि उसको कौन सा टेबल प्रिंट करना है। सो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा, जैसे कि उसने नम की वैल्यू सपोज 10 एंटर की है यहाँ पे, तो हम आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल करके मैंने एक लेबल लिया है। ओके, तो टेबल ये हमारा लेबल हो गया। फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ, तो फिर यहाँ पे %d, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे प्रिंट लिखा हुआ है, %d इंटू %d इक्वल टू %d। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, नम कॉमा आई की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ली है, फिर नम इंटू आई, फिर आई की वैल्यू हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब यूजर 10 एंटर करेगा तो ये यहाँ पे आएगा 10 इंटू आई का 1 है, सो 10 इंटू 1, और कॉमा में हम क्या रहे हैं, नम इंटू आई, तो 10 इंटू 1 दैट इज व्हाट 10। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपकी प्रिंट होगी और आई इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू क्या होगी, अभी 2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वो वापस प्रिंट क्या करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आई प्लस प्लस के बाद क्या होगा यही सारी जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर आई की वैल्यू अगर 11 हो जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, जब तक आपकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक वो यहाँ पे हम देख सकते हैं गो टू टेबल मतलब वो यहाँ पे जाएगा, मतलब आई को इंक्रीमेंट करने के बाद वो क्या करेगा यहाँ पे चेक, जैसे कि हमारी आई की पहली वैल्यू 1 थी, आई इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे चेक करेगा इफ 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस इट इज करेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है हमने गो टू टेबल, मतलब ये यहाँ पे जाएगा वापस, ये सेकंड वाला नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा। अगेन आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 होगी, इफ 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस गो टू टेबल, अगेन यहाँ पे जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट्स का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ कहाँ तक होगा, जब तक आई की वैल्यू क्या हो रही है, 10 हो रही है। जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो यहाँ पे चेक करेगा 11 लेस देन और इक्वल टू 10, नो, क्योंकि 11 इज ग्रेटर देन 10।
तो ये गो टू होगा नहीं, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और फिर आपका जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है ये आपको ऐसे आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से हम गो टू स्टेटमेंट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।